हेलो डियर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 15। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले। ठीक है, आज हम सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने आपको बताने का कोशिश किया है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसको प्रत्येक साल पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है, किस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रश्न को जो है 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या ऐसे पूछा जाता है कि सिद्ध करे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। या इसी प्रश्न को और अथवा करके पूछा जा सकता है, जैसे गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा उसकी फोकस दूरी f में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है गोलीय दर्पण की u, v तथा f में संबंध ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे है। ये तो हमारा प्रश्न हो गया कि इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा फिगर। देखिए इस तरफ जो है फिगर में हमने जितनी भी चीजें किया है, ठीक है, जो भी ड्राइंग किया है, जो भी किनारा खींचा है, उसी बात को जो है यहाँ पर हल में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस बात को नहीं लिखा है पूरा, क्योंकि हमारे पास उतना जगह यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे आपको एक साइड इस तरफ इसको लिखना होगा। ठीक है, जितना बात हमने फिगर में इस चित्र में दिखाया है, ठीक है, उसी बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिखना है वहां पर लिख सकते हैं, हम बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें उसके जस्ट नीचे जो प्रश्न होगा उसके नीचे हल लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से कोलन डैश का साइन देना है और लिखना पड़ेगा ई वाला भाग को। ठीक है, कैसे हम लिखेंगे, तो माना कि पहले इधर एक बार समझ लीजिए हमने क्या किया है, m और m डैश एक अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, m और m डैश एक अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, क्या ये केवल अवतल दर्पण में ही प्रूफ हो सकता है या उत्तल दर्पण में? तो दोनों दर्पण में हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको आसानी होता है दर्पण में तो अवतल दर्पण में। ठीक है, अगर दर्पण में प्रूफ करना होगा तो हम अवतल दर्पण में करेंगे, इसमें हमको सुविधा मिलती है। ठीक है, और आसानी से हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो सूत्र प्रूफ हो रहा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पण के लिए लागू होगा ये सूत्र। ठीक है, दोनों दर्पण में प्रूफ होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक m और m डैश अवतल दर्पण लिया। ठीक है, इसमें देखिए वस्तु को एक रखा गया है, वस्तु ए भी हमारा एक वस्तु है जिसको फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखा गया है। ठीक है, ए भी हमारा वस्तु है, इसको रख देगा। अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनाना हमने आपको पीछे सिखाया है। ठीक है, हम प्रतिबिंब कैसे बनाए हैं तो एक बार देख लीजिए। ये जो वस्तु की शीर्ष है, इस शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित करा है, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर के गुजर गई। ठीक है, ऐसे आगे। दूसरा बात हमने क्या किया, एक किरण को वही वस्तु के सिर से ही ध्रुव की दिशा में आपतित कर दिया। ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, इस दिशा में आपतित किया। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ध्रुव की दिशा में जितना डिग्री के एंगल पर जो है किरण आती है उतना ही डिग्री के एंगल पर परावर्तित हो जाती है। ये जो किरण है जितना डिग्री का एंगल ये है उतना ही डिग्री का एंगल ये है, और ऐसे करके परावर्तित होगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर आकर क्या करेगी, दोनों किरणें मिल गई। अपने पीछे बताया कि दोनों किरण जहां मिलेगी परावर्तन के बाद वही उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों किरण जो है यहाँ पर आकर के मिल गई, इसका मतलब इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब खींचने के लिए हमने बताया कि उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंबवत लाइन डाल देते हैं, तो वही हमारा जो है प्रतिबिंब की आकार हो जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब जो बन गया ए डैश और बी डैश बन गया। ठीक है, जो वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, कहाँ बना, तो वक्ता केंद्र और इसके आगे जो है हमारा अनंत है, तो हम इसको बोलेंगे कहाँ बना, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बना। ठीक है, तो इसी बात को जो है लिखना पड़ेगा। इसमें एक और चीज देख लीजिए, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हमें स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा है ये वस्तु रखा गया। ठीक है, ध्रुव से लेकर के वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु दूरी और वस्तु दूरी को स्मॉल u से लिखा जाता है। ठीक है, इसको सूचित किया गया यहाँ पे। ध्रुव से लेकर के यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसको हम स्मॉल v से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया तीनों दूरी के तरह क्लियर। अब इसी बात को इसमें लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा गया है।
ए बी वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा गया है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां से एक बार फिर से सुन लीजिए, जिसमें ए बी वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा गया है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, उसी में लिखेंगे, इसमें फोकस दूरी को f से, वस्तु दूरी को u से तथा प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित किया गया है। इतना लिखेंगे। फिर उसी में लिखेंगे, तो सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस साइड में, ठीक है। और इसके बगल में हमारा फिगर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस बात को लिखने के बाद हमको फिर उसके नीचे जस्ट उसके सामने ही लिखना पड़ेगा रचना, ठीक है। क्या लिखना होगा? रचना। रचना में क्या लिखे? तो रचना में d से dp लंब p पर डाला। ध्यान दीजिए, इस फिगर में d हमारा ये है, इस बिंदु को हमने d माना। d से dp लंब किस पे डाला? p पर डाला। देखिए, अगर रियल का हमारा अवतल दर्पण जो होता है, जो हम घर में उपयोग करते हैं, ये जो सैलून में होता है, वो लगभग सीधा ही होता है, ठीक है। उसका परावर्तक सतह एकदम सीधा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कॉपी पे जो बनाते हैं तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे दिखा है तिरछा हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डी से जो है डीपी लंब इस पे डाल दे रहे हैं, पी पे, ठीक है। पी पर डाल दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जा रहा है ये वाला, और इस डिफरेंस को हमको इग्नोर करना है, ठीक है। ये मान के चलना है कि ये डिफरेंस जो है हमारा ना के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल है ही नहीं। और पी को इस बिंदु पे लेना है, ठीक है। तो हमने डी से डीपी लंब किस पे डाल दिया? पी पे, ठीक है। इसी बात को ऐसे लिखा गया है, डी से डीपी लंब किस पे डाल दिया? पी पे, ठीक है। इतना लिखने के बाद जो है अब क्या करना है, उसके जस्ट नीचे क्या लिखना है? प्रमाण, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना होता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में हमारा जो है लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए उसको उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, और उसको अगर आपका अनबैलेंसली लिख रहा है, ठीक है, तो इस तरह से लिखने का हैबिट जो है बनाइए। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है? तो यहां सबसे पहले यहां लिखे, या चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉमा करेंगे। त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी पी दिखाई दे रहा है, ए बी पी, इस वाला त्रिभुज की बात हो रहा है, ए बी पी। ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज की, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये बड़ा सा जो त्रिभुज बन रहा है यहां से लेकर के ऐसे, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिए, तो इसमें लिखा गया एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी। एंगल ए बी पी, ए बी पी, यहां से ई कोण को देखिए 90 डिग्री का है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ए बी पी, इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब बराबर ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री बराबर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज कोण जो है ए बी पी बराबर क्या हो गया? ए डैश बी डैश पी, ठीक है। किससे हुआ? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि समकोण से क्या हुआ? बराबर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसी त्रिभुज में दूसरा देखिए ध्यान से, ये वाला कोण देखिए हमारा आई है और ये वाला कोण आर है। इसको आई क्यों कह रहा है? तो ये हमारा आपतन कोण बन रहा है, ठीक है। देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब बन जाए, क्योंकि ये जो किरण है वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित है, ठीक है। ये हमारा वक्ता त्रिज्या भी बन रहा है, तो ये अभिलंब होगा, ये आपतित किरण, तो ये हमारा आपतन कोण, और ये वाला बन जाएगा प्रावर्तित जो है प्रावर्तन कोण, ठीक है। ये प्रावर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो इसके बीच में बनने वाला कोण कौन हो जाएगा? प्रावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण, ये प्रावर्तन कोण। प्रावर्तन के नियम से ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाए। तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे? ए पी बी, ए पी बी लिखा गया है, ठीक है, बराबर ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ठीक है। किस नियम से? प्रावर्तन के नियम से। ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है मैथ में कि किसी भी दो त्रिभुज का, ठीक है, दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण जो होता है ऑटोमेटिक क्या होती है? बराबर होती है। अगर किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाती है तो तीसरा कोण जो होता है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक ये त्रिभुज किसी भी साइज का हो सकता है,
मतलब ये त्रिभुज है, ठीक है। अब समझिए, ये कोण x डिग्री है और इस त्रिभुज का ये कोण x डिग्री है, ठीक है। और इस त्रिभुज का ये कोण y डिग्री है और इस त्रिभुज का ये कोण y डिग्री है। दो कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो तीसरा कोण जो है, अगर इस त्रिभुज का हम निकालेंगे, इस त्रिभुज का इस कोण का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, तो इसका हो जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई होगा इस कोण का मान। उसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज में भी जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो 180 होगा, तो इसमें भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए, ये कोण भी इस कोण के बराबर हो गया ना, सॉरी ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर हो जाती है तो तीसरा कोण जो है ऑटोमेटिक क्या होती है? बराबर हो जाती है, स्वतः बराबर होती है, ठीक है। तो इसीलिए कोण कोण समरूपता से लिखना पड़ेगा, इसीलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज क्या है? ए डैश बी डैश पी क्या हुआ? समरूप हो गए। ये जो साइन है समरूप का साइन है, समरूप का साइन हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये समरूप हो गया, ठीक है। समरूप कहने का मतलब समान रूप, ठीक है। जैसे समान रूप, जैसे हम ऐसे जो है फोटो में आपके मोबाइल में छोटा सा दिख रहा होगा हमारा फिगर, ठीक है, लेकिन रियल में हम उतना बड़ा नहीं है। तो हमारा जो मोबाइल में देख रहे हैं वो जो हमारा रियल का फिगर है ये क्या है? समरूप है। जैसे ताजमहल जो होता है हमने फोटो में देखते छोटा सा रहता है, ठीक है, लेकिन वो रियल में क्या है? बहुत बड़ा है। लेकिन रूप क्या है? दोनों का समान है, इसलिए हम उसको कहते हैं समरूप, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा त्रिभुज है लेकिन ये छोटा सा है, लेकिन है क्या? दोनों का रूप समान है। इसमें भी एंगल, सारे एंगल क्या है? एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से जो है देखिए दोनों त्रिभुज समरूप। इसके बाद देखिए, ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ेंगे 10th क्लास में, एक कंडीशन होता है समरूप त्रिभुज का, ठीक है। आप थोड़ा सा जान लीजिए कि अगर दो गो त्रिभुज समरूप होती है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है? अगर दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसके संगत भुजा अनुपातिक होती है, तो उसके संगत भुजा अनुपातिक होती है, ठीक है। संगत भुजा अनुपातिक कैसे होती है? अब समझिए इसको। संगत भुजा कहने का मतलब, जैसे कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, संगत भुजा होता क्या है? जैसे दो त्रिभुज है, ऐसे समझिए। अगर इस त्रिभुज का ये लंब वाला भुजा ले रहे हैं तो इसका संगत भुजा इस त्रिभुज का ये हो जाएगा। इसका लंब वाला भुजा क्या हो जाएगा? संगत भुजा, ठीक है। इसका कर्ण वाला भुजा जो है, इसका कर्ण वाला भुजा हो जाएगा संगत भुजा, ठीक है। इसका आधार वाला भुजा जो है, इस त्रिभुज बड़े त्रिभुज का आधार वाला भुजा क्या हो जाएगा? संगत भुजा, ठीक है। तो संगत भुजा देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखे? तो लिखेंगे ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है। ये संगत भुजा है ए बी, देखिए लंब वाला भुजा ले रहे हैं तो ये इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा? ये ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा क्या है? ए डैश बी डैश, ठीक है। इस हिसाब से जो है समरूप त्रिभुज का हम कंडीशन को लिख रहे हैं, ठीक है। ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है। फिर बराबर, फिर इसी त्रिभुज के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने पहले त्रिभुज एबीपी के बारे में लिखा, उसी प्रकार से फिर से एबीपी के बारे में लिखेंगे। फिर बट्टा में किसको लिखेंगे? ए डैश बी डैश पी के बारे में, ठीक है। तो ए बी बट्टा हो गया ए डैश बी डैश, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर बीपी बट्टा, बीपी देखिए ध्यान से, बीपी बट्टा क्या हो गया? बी डैश पी, बीपी बटे ये इसका आधार वाला भुजा ले रहे तो इस त्रिभुज का भी आधार वाला ही भुजा ले रहे हैं, ठीक है, बी डैश पी। तो बीपी बट्टा हो गया बी डैश पी, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज डीपीएफ और त्रिभुज कौन? ए डैश बी डैश है, समरूप हो गया, ठीक है। डीपीएफ ध्यान से देखिए, डीपीएफ इस त्रिभुज के बारे में बोला गया, ठीक है, डीपीएफ, ठीक है। और कौन सा त्रिभुज है? तो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, इस त्रिभुज के बारे में बोला गया, ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में और इस त्रिभुज के बारे में बोला गया, ठीक है। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप आपस में कैसे हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, जहां पे देखिए ये हमने लंब डाला है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब एंगल P जो है इस एंगल को लिख सकते हैं DPF, ठीक है, DPF। अब बराबर किसके है? देखिए इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज में देखिए तो ये कोण 90 डिग्री है, इसके बराबर होगा 90 डिग्री से समकोण। दूसरा देखिए ये सम्मुख कोण है,
ये एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण से बराबर हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज के जो इस दोनों त्रिभुज का फिर से जो है दो कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो तीसरा कोण जो क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर कैसे होगा, तो समरूपता के नियम से, कौन कौन समरूपता से, ठीक है। फिर से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। तो इसके भी जो है संगत भुजा अनुपातिक होगा। तो संगत भुजा अनुपातिक कैसे होगा, तो फिर से देख लीजिए, अगर इस त्रिभुज को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर ये रहेगा और बाद में इस त्रिभुज को लेकर तो नीचे इस त्रिभुज का रहेगा, ठीक है। जैसे डीपी, तो डीपी देखिए इसका लंब वाला भुजा है और इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा, डीपी बट्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। इसके संगत भुजा हो जाएगा ए डैश बी डैश, तो डीपी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। देखिए दूसरा क्या है, इसके आधार वाला भुजा ले रहे हैं पीएफ, पी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, तो पीएफ बट्टा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। इसका आधार वाला भुजा ये हो जाएगा बी डैश एफ, तो पीएफ बट्टा हो जाएगा बी डैश एफ, पीएफ बट्टा बी डैश एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, डीपी जो है हमारा किसके बराबर है, एबी के। डीपी जो है किसके बराबर, एबी के। तो इस डीपी के बदले हम ए बी लिख सकते हैं, इस डीपी के बदले ए बी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखे हैं, या डीपी के बदले क्या लिखे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, सेम वही चीज लिखते हैं, पीएफ बट्टा बी डैश एफ। इसको समीकरण हमने 2 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा क्योंकि डीपी बराबर क्या है, ए बी, ठीक है, ताकि हमको ये जो है सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए डीपी बराबर क्या लिख दिया हमने, ए बी। अब देखिए एक समीकरण ये हमने माना है, दूसरा समीकरण ये, ठीक है। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए ध्यान से दोनों समीकरण को देखिए, ठीक है। इधर देखिए दूसरा समीकरण में ए बी बायां पक्ष और पहले समीकरण में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बायां पक्ष, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और इधर भी देखिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इस दोनों समीकरण का जो है बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो बायां पक्ष बराबर है, तो इस समीकरण का दायां पक्ष इस समीकरण के दायां पक्ष के एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात बीपी बट्टा बी डैश पी बराबर पीएफ बट्टा बी डैश एफ, ठीक है। यहाँ पे उसी बात को लिखा गया है, बीपी बट्टा बी डैश पी बराबर पीएफ बट्टा बी डैश एफ, ठीक है। अब हमको जो है इसी को लेकर के आगे बढ़ना होगा, इसी से हमारा जो है ये सूत्र प्रूफ होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये जो सूत्र जो प्रूफ हो रहा है वो जितने भी स्थिति है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वो सभी स्थिति के लिए प्रूफ हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखिए ये जो हम निकाले हैं समीकरण 1 2 से, बीपी बट्टा बी डैश पी बराबर पीएफ बट्टा बी डैश एफ, ठीक है। इसी बात को फिर से हम यहाँ पे लिखे, ठीक है, बीपी बट्टा बी डैश पी। देखिए ध्यान से, बीपी जो है ये वाला बात हमको डायरेक्टली दिया गया, बीपी बी और पी है, और बी और पी हमको डायरेक्टली दिया गया यू, तो बीपी को हम ऐसे ही रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बी डैश पी, इस बात को देखिए, बी डैश यहाँ पे है और पी यहाँ पर है। बीपी जो है डायरेक्ट हमको दिया गया भी है, ठीक है। तो बीपी को भी बी डैश बी को भी ऐसा नहीं रहने दिया, ठीक है, सेम इसी प्रकार से, ठीक है, बराबर था तो बराबर। उसके बाद देखिए पीएफ है, पीएफ कहाँ पे है, तो पी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, ठीक है। तो पीएफ भी डायरेक्ट हमको दिया गया स्मॉल एफ, ठीक है, फोकल दूरी, तो इसको भी ऐसा नहीं रखने दिए, सेम इसी प्रकार से। तो पीएफ अब बट्टा देखिए बी डैश एफ, इसको ध्यान दीजिए, बी डैश एफ यहाँ पर है, ये वाला जो दूरी है, ये बीच की जो दूरी हमको नहीं पता है, इसमें दिया ही नहीं, डायरेक्टली नहीं दिया है। बी डैश यहाँ से लेकर के ये वाला दूरी हमको, सॉरी ये वाला दूरी हमको नहीं दिया गया, कौन सा दूरी, बी डैश एफ, ठीक है, बी डैश एफ है। यहां से लेकर के ये जो दूरी है बी डैश एफ, ये वाली दूरी हमको नहीं दिया गया, लेकिन इस दूरी को हम पता कर सकते हैं कैसे, तो इस भी में से अगर इस एफ को घटा दे, देखिए पूरा दिया गया हमको भी और इतना दिया गया एफ, ठीक है। तो भी में से अगर एफ को घटा देंगे तो ये वाला दूरी हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पूरा को लिखेंगे बी डैश पी माइनस क्या, पी एफ, बी डैश पी माइनस पी एफ, ठीक है। इस बात को लिख दिया, सेम उसी प्रकार। अब इसमें चिन्ह परिपाटी लगा दी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी हमने आपको पीछे बताया था, ठीक है, क्या बताया था, तो ध्रुव से जो है बाईं तरफ की सभी दूरी ऋणात्मक होती है, ध्रुव से दाईं तरफ की सभी दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। ध्रुव से ऊपर की सभी दूरी धनात्मक, ध्रुव से नीचे की सभी दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये जो दूरी है इसमें सभी दूरी देखिए बाईं तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो ध्रुव से जो है बाईं तरफ की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। देखिए बीपी जो है हमारा क्या दिया गया, यू, बीपी देखिए डायरेक्टली ये दिया गया बीपी यू है, ठीक है। तो यू लिखे,
लेकिन ये किधर की दूरी है, बाईं तरफ की दूरी, इसीलिए इसमें माइनस यू लगा दिए, ठीक है, माइनस लगा दिए। उसके बाद बी डैश पी ये बड़ा सा दूरी है, ठीक है, ये किधर की दूरी है, बाईं तरफ की, और ये है क्या भी, इसीलिए इसमें लगा दिए माइनस भी, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर पीएफ को देखिए, पीएफ देखिए कहां पर है, पीएफ ये है स्मॉल है, पीएफ किधर की दूरी है, बाईं तरफ की दूरी है, तो बाईं तरफ की दूरी ना तो ये हो गया माइनस है। उसके बाद देखिए बी डैश पी ये वाला दूरी है, ठीक है, बी डैश पी ये भी, लेकिन ये किधर है, बाईं तरफ, इसीलिए इसमें लग गया माइनस भी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें वो पहले से माइनस से घट रहा है, ठीक है, तो ये वाला माइनस लिखे। उसके पीएफ को देखिए, पीएफ हमारा स्मॉल एफ है, पीएफ, ठीक है, और किधर की दूरी, बाईं तरफ, तो इसमें भी एफ लगेगा, सॉरी इसमें भी माइनस लगेगा, ठीक है। तो माइनस जब लगाएंगे तो दो को साइन एक ही साथ आ रहा है, ठीक है, तो एक को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, तो इस साइन को हमने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस होगा u बाई बी बराबर, फिर से ये माइनस है तो माइनस है, यहां से देखिए माइनस भी और माइनस इंटू माइनस प्लस एफ हो गया। अब देखिए आगे कैलकुलेशन करते हैं, फिर से लिखेंगे या, ठीक है, यहां से देखिए अब क्रॉस गुना कर देते हैं, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, ठीक है, तो इसका गुना जब इससे लिखेंगे तो u इंटू माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है, u इंटू माइनस भी प्लस एफ हो गया, ठीक है। अब बराबर देखिए b इंटू माइनस एफ, b इंटू माइनस एफ, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे या, ठीक है, इस बात को लिखना पड़ेगा u इंटू माइनस बी, तो माइनस u भी, देखिए इधर प्लस और इधर भी प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस बी एफ बराबर b इंटू क्या हो जाएगा माइनस बी एफ, ठीक है। हमको जो सिद्ध करना है उस सब के नीचे देखिए ये बट्टा में है, ठीक है, बट्टा में है एफ है भी है यू है, ठीक है, इस फॉर्म में तो ये लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जो है 1 बाई यू बी एफ से गुना करना होगा, ठीक है, या डायरेक्टली हम यू बी एफ से भाग कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसमें गुना के रूप में लिखते हैं। देखिए दोनों तरफ जो है हम 1 बाई यू बी एफ से गुना करने वाले हैं, ठीक है। गुना करने कहने का मतलब जो है इस सबके बट्टा में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट्टा में नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है, एक है सबके बट्टा में। देखिए ऊपर में एक से गुना करेंगे सभी में तो सेम आएगा, लेकिन नीचे में गुना तो सबके नीचे में यूबीएफ आ जाएगा, ठीक है, सबके नीचे में यूबीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए फिर से लिखेंगे क्या, देखिए माइनस क्या है, माइनस यू भी है, यू बी बट्टा क्या हो जाएगा यू बी एफ, ये हो जाएगा। फिर से देखिए बीच में प्लस है, प्लस दे दिए, ठीक है, भी एफ है, भी एफ बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा यू बी एफ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर साइन माइनस भी एफ है, माइनस भी एफ, ठीक है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में यू भी एफ आ गया, ठीक है। अब देखिए जो कटने वाला है इसको काट दीजिए, देखिए यहां से यू भी है तो यू भी कटेगा यू भी से, नीचे में क्या बच जाएगा, या लिख करके माइनस 1 बाई एफ बचेगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस भी एफ कटेगा यहाँ से भी एफ, तो नीचे में बच जाएगा जो है यू 1 बाई यू, देखिए बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भी एफ काटिए तो भी एफ से कटा, सॉरी एक चीज गलती हो गई यहाँ पे, देखिए भी एफ लिखा गया, ठीक है, यू से एफ में गुना होगा तो यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू एफ, ठीक है, तो ये बन जाएगा यू एफ, सॉरी, ठीक है, यू एफ, ठीक है। तो यू एफ जो कटेगा तो भी बच जाएगा, ठीक है, भी बच जाएगा, यू कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई भी, ठीक है, यहाँ से कटेगा तो 1 बाई ये बचेगा यू, ठीक है, इसको मैनेज कीजिएगा। अब देखिए जब इसको हम सीधा करेंगे, हमको जो सिद्ध करना है 1 बाई एफ बराबर, ठीक है, तो 1 एफ जो है हमारा पॉजिटिव है, एक काम करते हैं इसको जो उठा करके इधर लाते हैं और इस वाला को उठा करके इधर लाते हैं, ठीक है, फिर बाद में सीधा कर लेंगे। जैसे या लिखेंगे या 1 बाई भी, देखिए ये वाला जब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाई यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जब इधर लाएंगे तो 1 बाई एफ हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई एफ हो जाएगा। अब देखिए यहां से फिर से आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, तो
अब इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में, इसीलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सूत्र प्रूफ हो गया, ठीक है। जब इसको हम सीधा करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सबको प्रूफ करेंगे, ठीक है।